सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम हमारे साइंस का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक। ये साइंस किसके लिए होगी भैया? तो ये साइंस होगी क्लास 10th के लिए, जिसमें हम दो बोर्ड कवर करेंगे, एक एमपी और एक हमारा सीबीएसई। सबसे पहले हम हमारी जो एनसीईआरटी है उससे पूरी की पूरी हम अपनी थ्योरी कवर करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी में टोटल 10 चैप्टर्स हैं साइंस के। तो उसके सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। देन उसके बाद हम इस थ्योरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हमारे पीवाईक्यू हैं, जो पिछले समय में आ चुके हैं एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, वो सॉल्व करेंगे। देन हम अपना पहला चैप्टर फिनिश करेंगे। इसी तरह मैं सारे चैप्टर आपको कवर करवाऊँगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस होते क्या है? तो बेटा याद रखना, जब एक, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या करें, रिएक्ट करें, और हमको एक प्रोडक्ट बना के दें, यानी कि न्यू सब्सटेंस बना के दें, उन सारी रिएक्शंस को हम बेटा क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनती है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो जब बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंस में, जिन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, उन रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि जब एक, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और हमको एक न्यू प्रोडक्ट बना कर देते हैं, उन सारी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। सवाल आता है कि भैया रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो याद रखना, किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जो सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्ट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस हमको मिलते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि Na+Cl बराबर NaCl होता है। आप बोलोगे भैया Na क्या है? Na सोडियम है। Cl क्या है? Cl क्लोरीन। ठीक। और इसने बना क्या लिया? इसने बना लिया सोडियम क्लोराइड। तो इसमें रिएक्ट कौन कर रहा? रिएक्ट कर रहे Na और Cl, इसलिए हम इनको क्या कह देंगे? रिएक्टेंट कह देंगे। वहीं मिल क्या रहा? मिल रहा है NaCl, और NaCl को हम क्या कह देंगे? प्रोडक्ट कह देंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि जब एक या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और हमको एक प्रोडक्ट बना कर देते हैं, उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संग में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन किसके संग में रिएक्ट करेगा? जब ऑक्सीजन के संग में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। अगर हम पूछें इसमें रिएक्टेंट क्या है, तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे? रिएक्टेंट बोल देंगे। जबकि वाटर हमारा एक न्यू सब्सटेंस है, तो वाटर को हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट। तो याद रखना, जब दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट हमको बना के देते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस बना के देते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट हमको मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो न्यू सब्सटेंस हमको मिलेगा किसी भी रिएक्शन में, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सवाल ये आता है कि कभी भी जब हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें डिफरेंट सब्सटेंस बनता क्यों है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक
प्रोडक्ट, जब दो या उससे ज़्यादा या एक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमने आपको बताया वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये प्रोडक्ट बनता क्यों है, यानी कि वाई प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो इसका सिर्फ आंसर इतना सा है कि जब भी बेटा क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उन केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और चूंकि ये रिएक्टेंट बने किसके होते हैं, एटम के बने होते हैं। ये रिएक्टेंट किसके बने होते हैं बेटा, एटम के बने होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल माने जाते हैं। एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यही एटम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिस कारण से हमको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता क्यों है, तो उसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके एटम बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिस वजह से हमको नया प्रोडक्ट मिलने लगता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के वक्त जो एटम होते हैं रिएक्टेंट में वो वापस से क्या हो जाते हैं, रीअरेंज्ड हो जाते हैं, जिस वजह से हमको एक न्यू केमिकल बॉन्ड और न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो अगर सवाल ये पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट बनता क्यों है, तो भी आंसर आपको पता है कि प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के एटम होते हैं सबसे पहले वो रीअरेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। देन जो पुराने बॉन्ड होते हैं कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद हमें एक नया प्रोडक्ट बना के देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। तो हमने ये जान लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है और एक केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। केमिकल रिएक्शन के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं रिएक्टेंट और एक को बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम केमिकल रिएक्शन कहीं हो रही है या नहीं हो रही है, इसका कैसे पता लगाएं। तो कुछ की साइन हैं, की फैक्टर हैं, जिससे हम बड़ी आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। जिसमें पहला फैक्टर है कलर चेंज का, कि जब भी किसी भी रिएक्शन के दौरान कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे कि अभी आप जब आगे जाएंगे तो हम आपसे एक सवाल जो पिछले पीवाईक्यूज में एमपी बोर्ड तो खासकर बहुत पूछता है और कई बार सीबीएसई ने भी ये क्वेश्चन डाला है कि जब हम बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नील्स को ऐड कर देते हैं, आयरन नील्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इस बेरियम सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है। आपसे पूछता है क्यों होता है। तो क्योंकि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ जब आप पढ़ेंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्योंकि जो बेरियम होता है वो आयरन के मुकाबले लेस रिएक्टिव होता है, तो आयरन बेरियम को रिप्लेस कर जाता है, जिस वजह से वो फेरस सल्फेट बना लेता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। खैर ये बात की बातें, अभी आपको जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, समझ लेना वहाँ क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। जब भी किसी भी कंपाउंड सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, समझ जाना वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। अब टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, या तो बेटा हमारी हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है इन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी के लिए जान लो कि अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो उन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, और हीट अगर रिलीज होगी, अगर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तो उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो दो तरीके से हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट अगर रिलीज होगी तो टेम्परेचर घटेगा। दोनों ही रिएक्शन क्या कहलाती है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और हीट रिलीज हो रही तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दोनों ही कंडीशन में जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग प्रकार की गैसेस बाहर निकलती हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, आगे जाके आप एक रिएक्शन भी पढ़ोगे जिस रिएक्शन का नाम था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब लिक्विड से क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, तो उन रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। लाइट का इमिशन होता है, फॉर एग्जांपल जब आप फटाके जलाते हो दिवाली के वक्त में, तो वो फटाका क्या देता है आपको, लाइट देता है। तो वो लाइट इसलिए दे रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये कुछ की फैक्टर हैं जिससे आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तीसरा गैसेस प्रोड्यूस होने लगेंगी, चौथा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, और पांचवा हमारा लाइट इमिशन होने लगेगा। बात करते हैं कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो भैया हमारी टोटल 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भैया हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी होती है भैया हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी होती है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसी रिएक्शन को बेटा हम अगली वाली जो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डबल रिप्लेसमेंट है इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, और जो सिंगल रिप्लेसमेंट है इसको हम डिस्प्लेसमेंट। वहीं रिडॉक्स रिएक्शन एक पांचवी रिएक्शन होती है, इसी को हम कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसी के कारण आपकी जो कोरोजन है, जो रेंसिडिटी है, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कोरोजन क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि रेंसिडिटी क्या है, आगे जाके पढ़ेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप्स के बारे में जान रहे हैं कि सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, एक सिंगल रिप्लेसमेंट जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, एक डबल रिप्लेसमेंट जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसे हम कंबशन या तो इसे इसी के कारण कोरोजन और रेंसिडिटी फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि भैया केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन? एक ऐसा तरीका एक ऐसा तरीका जिससे हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल, फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने आपसे कहा H2 + O2 बराबर H2O, तो आप खुद कहो। अब आपने कहा कि भैया ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। कैसे पहचान में आया? क्योंकि हमने इसको एक ऐसे तरीके में लिख दिया जिससे आप बता सकते हैं कि ये एक क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। तो कभी भी याद रखना बेटा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिससे हम ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, फार्मूलाज वगैरह का यूज़ करके। उसी मेथड, उसी तरीके को हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। केमिकल इक्वेशन के कुछ भाग होते हैं बेटा। एक एरो होता है, एरो के राइट हैंड साइड वाली साइड होती है हमेशा प्रोडक्ट की, यानी कि एरो के राइट में हमेशा प्रोडक्ट आता है। वहीं एरो के जो लेफ्ट है वो साइड होती है रिएक्टेंट की। यानी कि अगर ये एरो है तो यहाँ लिखा जाएगा आपका जो प्रोडक्ट, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस बना हुआ है, और यहाँ लिखा जाएगा आपका क्या, रिएक्टेंट जिससे बना हुआ। तो हमेशा याद रखना किसी भी केमिकल इक्वेशन में एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है। और बाकी जो नंबर लिखे जाते हैं ना फॉर्मूलाज के पहले, उनको कॉफिशिएंट बोला जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा NaCl बराबर Na+Cl2 बराबर NaCl। तो मैं इसको अगर बैलेंस करना चाहूँ तो 2 का इंटू यहाँ कर दूंगा और 2 का इंटू यहाँ कर दूंगा। तो जो 2 ये जो आया है इस सब्सटेंस के पहले, इसी को बेटा हम किसके नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, जो ये नंबर दर्शाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या शो करता है। तो
तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें कोफिशिएंट ये शो करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो कोफिशिएंट हमेशा ये शो करेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है। तो बेटा याद रखना, केमिकल इक्वेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की हो गई भैया? दो प्रकार की हो गई, एक हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक हो गई अनबैलेंस्ड केमिकल। बैलेंस्ड क्या होती? जब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाएं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, उन्हीं रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और वहीं अनबैलेंस्ड क्या होती है? जब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, तो उन्हीं रिएक्शन को हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। अब सवाल यहाँ से 100% 4 नंबर का आता है। अगर एमपी बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो इसी साल यहाँ से उसने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था और सीबीएसई में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। करता क्या है कि हमेशा वो आपको एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे देगा। कैसी इक्वेशन दे देगा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इस इक्वेशन को बेटा हमें क्या करो? बैलेंस्ड करो। यानी कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को वो आपको कहता है कि क्या करना है? बैलेंस्ड करना है। अब इसी चीज को हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में हम यही सीखेंगे कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमने टाइप्स पढ़ी केमिकल रिएक्शन की उनके बारे में समझेंगे और उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट फेमस फेमस उनके बारे में समझेंगे। ये लेक्चर 7-8 पार्ट में ख़त्म होगा, तो उस हिसाब से फिर करेंगे। वहीं आप ये सवाल ले जाइए आज के लिए कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करना ही क्यों पड़ता है, वाई, तो आप क्या आंसर देंगे? अगर वो उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई अनबैलेंस्ड इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, एक्सप्लेन इट। एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना क्यों पड़ता है, इस चीज को हमें समझाइए। तो आप क्या ऐसा आंसर देंगे बेटा? तो याद रखना, यहाँ पे जगह नहीं बची, थोड़ी सी ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ लिखना बेटा कि हमने एक लॉ पढ़ा था क्लास 9th में, जिस लॉ को पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी लॉ के कारण से हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बेटा हमेशा क्या करके लिखते हैं? बैलेंस्ड करके लिखते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो कभी क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है, ये सिर्फ फॉर्म होता है, ये सिर्फ बदलता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही कारण है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास हमको प्रोडक्ट का रखना पड़ेगा। और अगर हमें मास बराबर रखना है तो हमें केमिकल इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, यानी कि अनबैलेंस से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किन तरीकों से कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।